ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନ୍ୟ ସୌଦାନ ସିଂଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସମାରୋପ ହେବ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ସମୟ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସମୀର ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ। भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश प्रथम कार्यकारिणी रे आज उपस्थित आम राष्ट्रीय सभापति माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली मंच रे उपस्थित राष्ट्रीय साधारण संपादक तथा आम राज्यर प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय उपसभापति माननीय बैजयंत पंडा जी, मुखपात्र माननीय संबित पात्र जी, केंद्र मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र मंत्री माननीय प्रताप षडंगी जी, आम राज्यर पूर्वतन सभापति पूर्वतन मंत्री माननीय मनमोहन सामल जी, ओडिशा प्रदेश पूर्वतन सभापति तथा वर्तमान सांसद पूर्वतन मंत्री माननीय जुएल ओराम जी, पूर्वतन मंत्री आम राज्यर सभापति माननीय कनक वर्धन सिंहदेव जी, पूर्वतन सभापति सांसद सुरेश पुजारी जी, पूर्वतन सभापति तथा सांसद माननीय बसंत पंडा जी, समस्त सांसदगण, समस्त विधायक बंधु एवं समस्त पदाधिकारी एवं बहु विशिष्ट व्यक्ति जो माने कि गत साधारण निर्वाचन रे बिजू जनता दल एवं कांग्रेस दल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व उपरे आस्था स्थापन करी आम सहित योगदान करथिले माननीय पूर्वतन मंत्री वरिष्ठ बिजू जनता दल नेता रघु महांती एवं पूर्वतन मंत्री कांग्रेस दलर वरिष्ठ नेता पद्मलोचन पंडा एवं आम सहित उपस्थित थिबा पूर्वतन सांसद उत्कल भारतर सभापति मान्य खारबेल स्वाई एवं पूर्वतन सांसद तथा बिजू जनता दलर विशिष्ट आदिवासी नेता बलभद्र माझी, जयराम पांगी, अनेक बंधु को मु शुभेच्छा जनाऊँ। मोर पदाधिकारी बंधुगण को मध्य मु शुभेच्छा जनाऊँ। आज प्रथम कार्यकारिणी रे आज जो कार्यकारिणी रो सदस्य माननकु मु स्वागत करुछि। बंधुगण, आमे समस्ते जानिचे प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्षंकर जो आह्वान थिला प्रथम मार्च मासर शेष सप्ताह रे जो आह्वान थिला आम देश रे प्रथम थर पई के विश्व कोरोना रे प्रपीड़ित थिबा समय रे प्रथम अनुभव आमे करिथिले। ए अनुभूति को आज 6 मास हो जाइछि, किंतु से विषय आम समस्तଙ୍କ पाखरे नुआ थिले मध्य आम राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्य जेपी नड्डांकर आह्वान एवं यशस्वी प्रधानमंत्री मान्य नरेंद्र मोदी आह्वान जे आमे समस्त कार्यकर्ता
आग आम घर आम गरीब लोक मानू जो माने ए समाज आम मान निर्भरशील अच्छा जो माने आम परिवार सहित संश्लिष्ट अच्छा से सहयोग करवा ए आमे समस्ते से को स्वीकार करथिले एवं से जो साहाय्य सहयोग करी आमे समस्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथमे से तांकर घरु जेतबेले तांकर सुरक्षा कर्मी माननकु देले से अभूतपूर्व दृश्य रे आमे समस्त अनुप्राणित हेई से कार्य को आगे नहीं थिलु एवं आमर ओडिशा प्रदेश रो इठी उपस्थित समस्त कार्यकर्ता माने से जो कार्यक्रम कले ता परे परे पंचसूत्री कार्यक्रम से कार्यक्रम रे आपण मानकर जो सहयोग रहिला सेथि पई मु आपण मानकु मथा पाती प्रणाम करूछि से कार्य निश्चित जीवन रे हमर समस्त आज पर्यंत जा करूचे ये गोटे नूतन अनुभूति रहिबो हम पाखे बंधुगण जो संकट को सुजोग रे परिणत करबा पाई जो आह्वान यशस्वी प्रधानमंत्री देइथिले ये प्रकृत पक्षे आज यही कार्यकारिणी से संकट को सुजोग करिछि आमे बसी जाए ना सेवा कार्य रे आमे प्रधानमंत्री 40तम प्रतिष्ठा दिवस रे जो आह्वान देइथिले जे सेवाई संगठन ताकू आमे पालन करिछे से कार्य को प्रणिपात मु करूछि आउ थरे पुनर्बार समस्त को मु प्रणिपात करूछि बंधुगण आज ये कार्यकारिणी एक गुरुत्वपूर्ण विषय रही ये लगातार भाव में प्रथम कार्यकारिणी यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी विगत दिन 2019 साधारण निर्वाचन रे ओडिशावासी आमको एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व देइचंती आमे से विषय में सचेतन अच्छे किंतु दुर्भाग्यर कथा ये सांप्रतिक राजनीति ओडिशा रे जहाँ चली एठी आमर मुख्यमंत्री परांग पुष्ट एवं तांकर किसी मुष्टिमेय सरकारी अधिकारी माने ए राज्यर गणतंत्र को विपन्न करिसेंती पंचायत ठारू आरंभ करी सचिवालय पर्यंत कर्मचारी मानक सरकारी कर्मचारी मानक बाध्य करी भोट राजनीति कर गणतंत्र आज विपन्न हो सरपंच क्षमता मुख्यमंत्री पाखरे न्यस्त होती मंत्री मानकर दायित्व एटी मुष्टिमेय अधिकारी करुछंती से दृष्टि जो व्यापक योजना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार समग्र ओडिशावासी जो योजना प्रस्तुत है आज ये 6 वर्ष रे निश्चित रूपे ओडिशा रु जो प्रधानमंत्री आवास रो कथा कहतु कि चाषी मानकर अनेक योजनार कथा कहतु से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हो कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना हो कि सॉइल हेल्थ कार्ड रो कथा हो कि आपनकर किसान क्रेडिट कार्ड रो कथा हो ये समस्त आज विपर्यस्त अवस्था रे अछि से दृष्टि आज चतुर्दश अर्थ कमिशन अर्थ जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को आसिला ता मु कहूनी सबु दुर्नीति है नहीं है किंतु जो भली चतुर्दश अर्थ कमिशन रे पंचायत गुड़िकर जीवन धारण मान उन्नत करने जो अर्थ आसला से हो पारि ना अधा पंतरिया जो भली सहर गुड़िकर से एनएसी हो से म्युनिसिपालिटी हो से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो से स्मार्ट सिटी रो योजना हो कि से आमर अटल योजना हो जो पीवा पानी एवं शहरी सुदृढ़ीकरण एतिरे मध्य व्यापक मात्रा रे हेरफेर होती दुर्नीति होती ये कथा मध्य संभव हो पारना से भाई भाव आम ये कथा को जदि प्रतिवाद करुचु ये प्रतिवाद रे आमको नाली आखि देखा जाउछि बंधुगण
भारतीय जनता पार्टी जो जनता आमको जो भली भाव दायित्व देइचंती से दायित्व प्रति सचेतन रही आमे ताको प्रतिवाद करूँ। कोविड मैनेजमेंट पे व्यापक अर्थ एटी तोसरपात आमे जानिछु जो संकट समय रे ए लोक जिते विपद रे थिबे से अर्थ जदि तोसरपात होए तार प्रभु जगन्नाथ से कदा विचार करिवे। भारतीय जनता पार्टी डरी जाई नहीं से लड़े करुच्ची से कोविड मैनेजमेंट को प्रतिवाद करी आमे जानिछे जय नारायण मिश्र को कौ भली भाव रे नाली आखि देखैथिले एवं कौ भली भाव रे गत 2 दिन तले आमर जने विधायक गत काली प्रकाश सोरेन को मध्य थाना बाबू जाई तांको थाना को डाकी आनिचंती बसैथिले चाप फल रे काली तांको मध्य बेल देइचंती। ये नाली आखि को भारतीय जनता पार्टी रो कर्मकर्ता माने कस्मिन काले डरिबे नाही ये ताको प्रतिवाद करिवे। ए प्रतिवाद रो दृढ़ द्रुत प्रतिवाद मध्य हबो। ओडिया लोकंको हक पाई भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध लड़िया पाई जेते धन्यवाद देले मध्य मोदी सरकार को ये निश्चित रूपे कम पड़ी जीवो। मोदी ओडिशावासी जो मोदी शासन रे ओडिशावासी जो सम्मानित होइचंती जो गौरवान्वित होइचंती ता आमे समस्ते जानिचे। ए दृष्टि मु धन्यवाद जनइबी। आमर लक्ष लक्ष ओडियांकर आमर लक्ष्य ही भारतीय जनता पार्टी रो लक्ष्य ओडिया मानकर सर्वांगीन विकास और प्रगति। आम राज्य एक संभावनार राज्य आकु जदि किए संभव करेइबो तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूपे संभव करेइबो। आत्मनिर्भरशील ओडिशा हबो जो आत्मनिर्भरशील भारत योजना ए योजना रे आमे निश्चित रूपे आत्मनिर्भरशील हवा। एथिरे सरकार हमको साहाय्य राज्य सरकार साहाय्य हो न हो ओडिया लोकंकर जो कुशलता अच्छी ता हमको निश्चित आग को नब। आमर हस्तशिल्प आमर बयन शिल्प आमर आदिवासी अनुसूचित जाति मानकर जो हस्तकला आकु समग्र विश्व फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन माध्यम रे आमर कार्यकर्ता एवं आमर ओडिया लोक ये आकु निश्चित रूपे एक वैप्लविक परिवर्तन निश्चित रूपे आणिबे। ये आत्मनिर्भरशील ओडिशा हेई परिबो ये मोर दृढ़ विश्वास अछि। मु समस्तंकर कार्यकांड उपस्थित समस्त बंधु मानकर सहयोग कामना करुछि एवं आकु आमे सफल करेबा आगामी दिन रे। बंधुगण आमर आराध्य देवता प्रभु श्री जगन्नाथ जो परिचालना गत त्रुटि देखा देइछि आमे समस्ते जानिछे। जो भली भाव रे प्रभु जगन्नाथंकर जो परिचालना दायित्व राज्य सरकार रखिछन मु जो भली भाव प्रथमे कहली राज्यर मुख्यमंत्री होचंती परांग पुष्ट। ये जगन्नाथ संस्कृति महान संस्कृति रे जगत गुरु शंकराचार्य अपमान है। आमर जी आराध्य गजपति महाराज तांकर मध्य अपमान है। जो भली भाव रे नवकलवर बेले ब्रह्म विभ्राट हो कि रत्न भंडार चाबी गजिबा कथा हो कि रथ यात्रा को नकर दबार जो षड्यंत्र हो प्रभु जगन्नाथ से कथार जे दिल्ली दरबार रे बसचंती प्रभु जगन्नाथंकर परम भक्त यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जगन्नाथंक प्रति ओडिया लोकंक प्रति से श्रद्धा सुमन से कथा संभव है। भारतीय जनता पार्टी मध्य लड़ी एबे एबे जो प्रभु जगन्नाथंकर नवकलवर बेले मु धन्यवाद देवी केंद्र मंत्री मान्य धर्मेंद्र प्रधान को जो प्रचेष्टा करथिले जहा फल प्रथम थर पाई नेशनल बजेट रे नवकलवर जो 50 कोटी अकाउंट रो हेड ऑफ अकाउंट तैयारी है से मु धन्यवाद जणे। प्रधानमंत्री जो भली भाव रे आमको प्रभु जगन्नाथंकर प्रसाद योजना रे जो अर्थ देले पुरी सहर विकास पाई कल्चर एवं टूरिज्म मिनिस्ट्री प्रसाद योजना रे अर्थ देले बगला धर्मशाला को जो धर्मशाला 100 वर्षर ऐतिह्य संपन्न धर्मशाला ताकू सेठी एक विशाल श्री जगन्नाथ तीर्थयात्री विश्राम स्थल निर्माण हम टेंडर है टेंडर ही कार्य आरंभ है 3.5 कोटी टका खर्च होती जो भली भाव में
राज्य सरकार ताकू निर्देश देले जिला प्रशासन ताकू प्लॉटिंग स्कीम कर देले ए जो प्लॉटिंग स्कीम करी पूरी 6 जन व्यवसायी को तांकू बिक्री कले एवं आगामी दिन में बिक्री करते भारतीय जनता पार्टी पुरी सहर यूनिटी धारणा लगे आज तार 15 दिन चली धारणा आम प्रतिवाद करिछु जे जो प्रसाद स्कीम रे पुरी सहर यात्री निवास को परिवर्तन करी प्लॉटिंग स्कीम करा जाइछि ताको विरोध करा जाइछि। बंधुगण मुझे केवल गोटे कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी एटी भक्त को भगवान सबु बड़े सहाय होता आमर ऐतिह्य परंपरा अच्छी आम जाचे निजे स्वयं भगवान कांची अभियान बेले आम जाचे कालिया घोड़ा धड़ा घोड़ा चढ़ी जी ओडिया भक्तों पाई लड़ाई करते से भगवान आज जो बड़ी भाव ये आरंभ होती जगन्नाथ भक्त मान ये आक्रमण आपको प्रतिहत निश्चित करेंगे। प्रभु जगन्नाथ सबु बड़े भक्त को सहाय होता से दृष्टि आमर जो लक्ष्य ये स्पष्ट ओडिया जातिर विकास पई आमे समस्ते निश्चित रूपे भारतीय जनता पार्टी कार्य करिवो एवं माननीय केंद्र मंत्री एवं प्रधानमंत्री तांकर सरकार विशेष करी आम राष्ट्रीय अध्यक्ष जार मु कृतज्ञता ज्ञापन करी से निजे अनुभवी आज से दृष्टि जो एम्स आज वृद्धि घटी एम्स स्वास्थ्य मंत्री थिबा बेले जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रतिष्ठार जो योगदान करथिले से योगदान विशेष करी ओडिशावासी जो उपकृत होउचंती ता चिरस्मरणीय होई रहइबो। राष्ट्रीय अध्यक्ष को मध्य पुनर्बार मु धन्यवाद जणाउची आमर जो सामूहिक नेतृत्व ये नेतृत्व वार्ड रो पंचायत रो वार्ड मेंबर ठारू सांसद पर्यंत आम बूथ रो सभापति ठारू आमर राज्य सभापति पर्यंत ये समस्तंकर मिलित सहयोग रे ओडिया लोकंकर हक पई भारतीय जनता पार्टी लड़िबो। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जो जुगांतकारी योजना सफल करिया पई आमे निश्चित संकल्प नबा आगामी दिन रे आगेबा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे उत्कल जननी। जय जगन्नाथ। समस्त को प्रणाम। धन्यवाद मान्य समीर महांती महोदय आपणकर उद्घाटनी भाषण प्रकृत रे आज कार्यकारिणी को सही दिगरे निश्चित भाव में नहीं जीवो। अनेक कार्यकर्ता विशिष्ट नागरिक मानकर देहांत होइछि। वर्तमान आमे गोटे शोक प्रस्ताव आगत करबा। राज्यर उपसभापति विधायक श्री नाउरी नायक महोदय को अनुरोध करी से शोक प्रस्ताव आगत करेंगे। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा महोदय, सम्माननीय अरुण सिंह महोदय राष्ट्रीय साधारण संपादक तथा ओडिशा प्रभारी, सम्माननीय श्रीयुक्त सुधान सिंह जी राष्ट्रीय सह संपादक संगठन आम समस्त प्रिय माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त धर्मेंद्र प्रधान महोदय, माननीय केंद्र मंत्री श्रीयुक्त प्रताप षडंगी महोदय, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीयुक्त संबित पात्र महोदय, राष्ट्रीय उपसभापति श्रीयुक्त वैजयंत पंडा महोदय, राष्ट्रीय संपादक श्रीयुक्त सुरेश पुजारी महोदय, माननीय विरोधी दल नेता श्रीयुक्त प्रदीप नायक महोदय, सम्माननीय समस्त सांसदगण, सम्माननीय समस्त विधायकगण तथा समस्त वरिष्ठ नेतृत्व तथा राज्य कार्यकारिणी समस्त सदस्य आज मते प्रथम राज्य कार्यकारिणी प्रस्ताव पढ़ा सभापति धन्यवाद। आम समस्त जानिचु पूर्वतन राष्ट्रपति दक्ष राजनीतिज्ञ भारत रत्न प्रणब मुखर्जी देहांत आम राज्य कार्यकारिणी शोक प्रकट करूँ। आम समस्त जानिचु भारत चीन सीमा गलवाना भैली 3 जन उड़िया समेत 20 जन वीर सैनिक
शहीद होते तो राज्य कार्यकारिणी प्रकट करूँ आम विशिष्ट व्यक्ति हिसाब से आमर उत्तर प्रदेश माननीय मंत्री कमला रानी वरुण पूर्वतन क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान भी ध्यान देती वर्तमान कोरोना महामारी जो ओडिशा कोरोना योद्धा मैंने से डाक्तर हूँ पुलिस हूँ नर्स हूँ आशाकर्मी हूँ सफाई कर्मचारी हूँ ध्यान देती आम राज्य कार्यकारिणी शपथ करूँ तथा महामारी कोरोना आक्रांत भाई भाई मैंने मृत्युवरण कर आम समस्त जानी आम प्रिय विधायक जी बालेश्वर विधायक मदन मोहन दत्त आम भवन नहांती बंधु भाई पूर्वतन केंद्र मंत्री अर्जुन चरण सेठी बैजमोहन पात्र पूर्वतन सभापति आस्था अमर पी कृष्णा पूर्वतन अध्यक्ष पारड़ा परिषद अमर जगबंधु मिश्र पूर्वतन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य साधारण संपादक उपसभापति अमर संबलपुर समर प्रधान युव नेता एवं देवेंद्र प्रसाद दास बीजेपी प्रतिष्ठित सदस्य पूर्वतन राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्वतन राज्य उपसभापति जुगन किशोर भट्ट वरिष्ठ नेता रायगढ़ जिला राधेश्याम सिंह पूर्वतन जिला कार्यकारिणी सदस्य और जीतू नीला जिला बारवाटी विधानसभा निर्वाचन मंडली कटक शांतनु गुरु जिला उपसभापति गजपति जिला लोकनाथ पाल राज्य कार्यकारिणी सदस्य तथा नवरंगपुर जिला वरिष्ठ नेता मृत्युंजय राउतराय पूर्वतन सरपंच टांगी ब्लॉक खुर्दा गोविंद पंडा वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोहर मंडल कलाहांडी प्रकाश चंद्र बैठारू मंडल युवा मोर्चा सभापति जयपाटना मंडल कलाहांडी श्रीमती प्रभाती दास पूर्वतन काउंसिलर तथा राज्य साधारण संपादिका ओडिशा प्रदेश महिला मोर्चा तथा जिला सभानेत्री महिला मोर्चा समर्पित जिला और उदय महापुर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट गजपति जिला रविंद्र यादव मंडल प्रेसिडेंट प्रतापपुर टीपीटी कॉन्स्टिट्यूएंसी आमर विचार परिवार केंद्र हमको हरेचु रंजन स्वाई प्रांत कार्यालय प्रमुख वनवासी कल्याण आश्रम पंकजर महांती विभाग संघचालक मयूरभंज राष्ट्रीय संघ खगेश्वर ऋतु विभाग सार्वजनिक प्रमुख मयूरभंज राष्ट्रीय संघ चक्रधर पाणिग्राही पूर्णकालीन कार्यकर्ता शिक्षा विकास समिति निरंजन प्रधान आचार्य ब्रजबिहारी शिशु मंदिर कलाहांडी तथा समाज अन्य प्रमुख व्यक्ति विशेष सुभाष चौहान पूर्वतन राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल अमर विष्णु दास पूर्वतन मंत्री बिजू जनता दल विधायक डॉक्टर सनातन रथ विशिष्ट स्थायी रोग चिकित्सक ध्यान देती निश्चित भाव राज्य कार्यकारिणी समस्त शोक प्रकट कर परिवार वर्ग को समवेदना ज्ञापन करता जो मान गाँव छाड़ी देवे कार्यकारिणी समस्त व्यक्ति विशेष आम नहांती आज आम राज्य कार्यकारिणी शोक प्रकट करुँ परिवार प्रति समवेदना ज्ञापन कर श्यामलाल अग्रवाल पूर्वतन विधायक प्रार्थी गजरानगर शोक प्रकट करूँ परिवार वर्ग को राज्य कार्यकारिणी समवेदना ज्ञापन दरबार माननीय राज्य सभापति समीर महात्मा महोदय को धन्यवाद दी शेष करती भारत माता
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वर्तमान आजिर उद्घाटनी सत्र आम गहन उपस्थित अच्छा आमर मान्य राष्ट्रीय सभापति श्री जगत प्रसाद नड्डा जी जी आगुरु भारत वर्षर स्वास्थ्य मंत्री भाव सफलतार सहित भारतर स्वास्थ्य व्यवस्था को सजाड़े सफल होते दुई दुई थर हिमाचल प्रदेश रु मंत्री भाव काम करिसंती अनेक दायित्व को सफलतार सहित मान्य जगत प्रसाद नड्डा जी निभेइचंती तेणु तांक भली जड़े यशस्वी केंद्रीय सभापति नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी पुणी द्वितीय थर भारत वर्ष रे शासन क्षमता को आसी पारिछि एवं आज से आउ थे पुणी आम गण रे द्वितीय थर पर सभापति होइचंती एवं तांक नेतृत्व में आमे विभिन्न राज्य रे विभिन्न प्रकार सफलता पाई पारिछु। आज से भली एक व्यक्तित्व आम गहन रे उपस्थित अछंती मान्य श्री जगत प्रसाद नड्डा जी। मैं अभी श्री नड्डा जी से अनुरोध करूंगा वो आज हमारे इस कार्यकारिणी को संबोधित करें। मान्य श्री जगत प्रसाद नड्डा जी। आज के इस प्रथम नवगठित प्रदेश कार्य समिति के बैठक में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री समीर मोहंती जी, हमारे वहाँ इस बैठक में जुड़े विपक्ष के नेता श्री प्रदीप्त नायक जी, दिल्ली में यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे साथ भारत सरकार में मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और उड़ीसा के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पांडा जी, हमारे केंद्र में मंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री प्रताप सारंगी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी संबित पात्रा जी, पटना से जुड़े हुए हमारे इस क्षेत्र को देखने वाले सह संगठन मंत्री सौदान सिंह जी, और मैं अपने स्क्रीन पर देख रहा हूं हमारे बालेश्वर से जुड़े हुए जिला अध्यक्ष उमाकांत जी, और हमारे भुवनेश्वर से जुड़े हुए पूर्व मंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता जुएल राव जी, हमारे उसी तरीके से मैं देख रहा हूं कि रुद्रपानी जी भी जुड़े हुए हैं अनुगुल से, और हमारे नवरू नायक जी, सभी वरिष्ठ सहयोगीगण जो विभिन्न स्थानों से जुड़े हैं। आज इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जहां मुझे जुड़ने का मौका मिला है और अभी हमको
समीर महंती जी का वक्तव्य सुनने का मौका मिला, सबसे पहले तो मैं भगवान जगन्नाथ जी को नमन करता हूं और इस पवित्र धरती पर जो आप सब लोगों ने ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप सबको भी बधाई देता हूं। यह धरती, पवित्र धरती जो लिंगराज जी के मंदिर का द्योतक है, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। मित्रों, हम नवनिर्वाचित और नवगठित कार्यकारिणी की बैठक में आज सब लोग एकत्र आए हैं। वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं एक बात ज़रूर सभी कार्यकर्ताओं के साथ कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ताओं को अपनी उपयोगिता और योग्यता, इस पर भरोसा रखने की आवश्यकता होती है और योग्यता को हम जितना अपना बढ़ा सकते हैं आत्मचिंतन करके, उसको भी हमको बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हम परिवर्तन के वाहक हैं, हम परिवर्तन के दूत हैं, और अगर हम परिवर्तन के वाहक और दूत हैं तो सबसे पहली बात होती है कि कार्यकर्ता आत्मचिंतन के साथ अपनी उपयोगिता बढ़ाए, अपनी योग्यता बढ़ाए और इसके साथ साथ अपनी स्वीकार्यता बढ़ाए, और स्वीकार्यता के साथ साथ अपना प्रभाव बढ़ाए, और प्रभाव के साथ साथ अपने परिपक्वता का भी दर्शन कार्यकर्ताओं को हो। इस बात को हमको चिंतन करना चाहिए। आज जब हम कार्यकारिणी की बैठक में बैठे हैं तो मुझे लगता है कि सभी कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन करते हुए इन 5 बातों के बारे में चिंता करनी चाहिए। हमारी योग्यता कैसी है, हम अपनी योग्यता कैसे बढ़ा सकते हैं, पार्टी के काम में हम अपनी उपयोगिता कैसे बढ़ा सकते हैं, पार्टी का काम करते करते हम अपना प्रभाव कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने आप को तजुर्बे के साथ कैसे परिपक्व बना सकते हैं, इस बात का हमको चिंतन करना चाहिए। ये मैं बिंदु आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप संवेदनशील होकर के इन बातों के बारे में ज़रूर सोचेंगे, ताकि आप परिवर्तन के एक उपयोगी उपकरण बन सके, इसकी हमको आवश्यकता होती है। मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में धीरे धीरे लेकिन द्रुत गति से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। आज मुझे संतोष है कि मैं ये कह सकता हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद मुख्य विपक्षी दल के रूप में विपक्ष का नेता, जिसको स्थापित नेता के रूप में विधानसभा में हम आए हैं, और एक लंबी लड़ाई के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर मुख्य विपक्षी नेता के रूप में और विपक्षी दल के रूप में खड़ी हुई है। और वो दिन दूर नहीं है जब हम बहुत जल्द वहां सरकार में भी आएंगे। इस बात का हम प्रण लेते हैं, इस बात को हम लेकर के चलते हैं। हमें खुशी है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास लोकसभा में हमको मत मिले। उसी तरीके से आज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जहां 33 सीटें हैं, उसमें हम लोगों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया, और आज मुझे खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रतिनिधि उसमें से जीत करके आए हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति को प्रतिनिधित्व देते हैं। इस तरीके से हमको लगता है कि हम समाज के इन वर्गों में भी अपना आधिपत्य बढ़ा सके हैं। यह एक संतोष का विषय है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें 2014 में जहां 21% मत मिले थे, वहीं लोकसभा में 38% मत मिले हैं। यह एक वृद्धि है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसको हमको 50 से ऊपर ले जाना है। यह मन में संकल्प रखना चाहिए, इसको लेकर के हमको काम करना चाहिए। उसी तरीके से जहां 2014 में
हमको विधानसभा में 18% मत मिले थे, वहां विधानसभा के 2019 के चुनाव में हमको 32% मत मिले। यह हमको ध्यान में रख करके और आगे बढ़ने की संकल्प लेना चाहिए। हम 50% से ज़्यादा मत उत्तर प्रदेश में लोगों का विश्वास लेंगे, इस बात का हमको आज संकल्प लेना चाहिए, इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, हम कोविड के साये में यह बैठक भी कर रहे हैं। कभी कल्पना नहीं थी, मेरी इच्छा थी कि मैं भुवनेश्वर में आता, आपके दर्शन करता, आपसे बातचीत करता, आपसे घुलता मिलता और तब हम बैठक करते और एक नया संकल्प को लेकर के चलते। लेकिन कोविड के साये में भारतीय जनता पार्टी ने नए तरीके से इजाद करते हुए वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से पार्टी को आगे बढ़ाया है। यह बहुत ही एक सुखद घटना है। सुखद इस तरीके से है कि पार्टी ने विपरीत परिस्थिति में भी पार्टी को आगे बढ़ाने का संकल्प को साकार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। जब 25 मार्च को लॉकडाउन लगा और जब जनता कर्फ्यू लगा तो लगभग सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यक्रम लॉकडाउन हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी रही जो लॉकडाउन नहीं रही, जो चलायमान रही और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाया। और मुझे खुशी है कि आप लोगों ने भी उड़ीसा में पार्टी को सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, फिजिकल डिस्टेंसिंग के माध्यम से, सारे हेल्थ प्रोटोकॉल को निभाते हुए पार्टी को यशस्वी बनाया। यह बहुत ही सुखद घटना है। मित्रों, यह कोरोना का संक्रमण न भूतो न भविष्यति, कभी सोचा नहीं था और कैसे लड़ना यह हमें मालूम नहीं था और हमें नहीं, दुनिया को मालूम नहीं था। आपको मालूम है कि सारा पाश्चात्य देश, पश्चिम के देश जो शक्तिशाली देश हैं, वह भी अपने आप को इस कोविड से लड़ाई में असहाय महसूस कर रहे थे। उनके भी स्वास्थ्य की सारे सिस्टम्स और स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था भी चरमरा गई थी। ऐसे में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिए, जो फैसले लिए, वो बहुत ही दुनिया में एक दृष्टि देने वाले और एक दिशा देने वाला फैसला था। टाइमली लॉकडाउन और पूरी ताकत के साथ लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कराया। बोल्ड डिसीजन, एक जिसको कहते हैं कि मजबूत फैसला और टाइमली ये फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया और 130 करोड़ के देश, 1.3 बिलियन देश को कोरोना के संक्रमण से बचाने में सफलता हासिल की। यह हमको संतोष का विषय है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी परसों प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बोल रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि भारत पहला देश है जिसने रिस्पॉन्सिव सिस्टम को लॉकडाउन के माध्यम से पूरा किया। इट वॉज द रिस्पॉन्सिव सिस्टम। पाश्चात्य देश पशोपेश में थे, लॉकडाउन करें कि नहीं करें, जिंदगी महत्वपूर्ण है कि इकोनॉमी महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जान है तो जहान है, इसलिए जान बचेगी तो जहान भी बचेगा और हम आगे बढ़ेंगे। इस बात को पूरा किया। उसी तरीके से सबसे पहला देश है जिसने एडवोकेशन किया मास्क लगाने का। यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने परसों ही यूएस इंडिया समिट स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में इस वक्तव्य को दिया है कि भारत पहला देश है जिसने एडवोकेट किया सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए और इसके साथ साथ मास्क का उपयोग करने के लिए और इसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ मेजर्स को लेने के लिए उसमें भारत सबसे आगे रहा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ने सिर्फ हेल्थ इश्यूज को ही एड्रेस नहीं किया, इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस किया। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो, फिर चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो। यूएस ने भी कहा कि इंडिया हैज नॉट ओनली
यूएन जनरल असेंबली के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इंडिया हैज नॉट ओनली एड्रेस्ड द हेल्थ इश्यूज, इंडिया हैज आल्सो एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इश्यूज। हमारे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि इंडिया हैज एड्रेस्ड इकोनॉमिक इश्यूज एज वेल एज हेल्थ इश्यूज। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि उड़ीसा की जनता को, जो हमारी भोली जनता है, जिसके लिए काम हम कर रहे हैं, उनको ये बताने का हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन लगा करके जहां हमारी टेस्टिंग फैसिलिटी 1500 थी पर डे, उसको बढ़ा करके 1,10,000 के आसपास, 10,10,000 प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह छोटी घटना नहीं है। हमारे यहां 1500 टेस्टिंग होती थी और लॉकडाउन लगा करके भारत को तैयार किया गया और 10,10,000 प्रतिदिन आज टेस्टिंग हो रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। जब हम लॉकडाउन की अवस्था में गए थे तो उस समय हमारे यहां कोविड में एक भी हॉस्पिटल नहीं था, एक भी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं थी। आज हम कह सकते हैं कि 1500 से ज्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं और लगभग 2,50,000 से ज्यादा डेडिकेटेड बेड्स हैं और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था 50,000 से ज्यादा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये व्यवस्थाएं की गई, इसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से वेंटिलेटर्स में जहां हम लोगों ने अच्छा काम किया है, वैसे ही हमारे यहाँ उस समय पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पीपीई किट एक भी भारत में नहीं बनता था, लेकिन मोदी जी ने भारत के उद्यमियों को उत्साहित किया, उनको साथ में जोड़ा और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 4,50,000 हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन भारत में बन रहे हैं। इसको हमको समझना चाहिए। और वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ 3 लाख बने हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ अपने जो रिकवरी रेट है वह भी 74.30% पहुंच गया है। इसका मतलब हम लोगों ने कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए भारत के हेल्थ स्ट्रक्चर और हेल्थ सिस्टम को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास किया है। इसके कारण 74% हमारा रिकवरी रेट आ रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक गरीब कल्याण पैकेज का सवाल है, मार्च महीने से लेकर नवंबर महीने तक 80 करोड़ की जनता को, यह छोटी घटना नहीं है मित्रों। जब हम बात करते हैं, आज जब हेल्थ की बातचीत हो रही है, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, तो आप हेल्थ के इन आंकड़ों को मत गिनो कि कितने केसेस हो रहे हैं, इसको जानो कि पर बिलियन में कितने केसेस हो रहे हैं। और आपके ध्यान में आएगा कि भारत ने कोविड को मोदी जी के नेतृत्व में फ्रंट से लड़ा है और उसमें सफलता हासिल की है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए जब हम गरीब कल्याण पैकेज की बात करते हैं, 80 करोड़ की जनता को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, 1 किलो दाल, ये नवंबर महीने तक की व्यवस्था की गई और इसके साथ साथ तेल से लेकर नमक और सारी व्यवस्थाएं की गई। ये क्यों की गई? ये इसलिए क्योंकि मोदी जी को चिंता थी कि भारत का गरीब व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में भूखा न रह जाए, उसको काम न मिले, तब भी वो अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यवसाय चला सके। इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की और आज हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने गरीबों के पेट में रोटी देने का काम किया, उनको भोजन की व्यवस्था की, कोई भूख के कारण नुकसान में न रहे, इसकी चिंता की। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। 8 करोड़ की जनता को 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर का प्रावधान मोदी जी के द्वारा हुआ और उसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने बखूबी नीचे तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि हमारी बहनें, हमारी माताएं का चूल्हा जले और चूल्हे के माध्यम से उनको 2 वक्त की रोटी मुयस्सर हो सके। इसकी भी चिंता की गई। इसको हमको समझना चाहिए। जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की बात करते हैं
तो हमारी गरीब बहनें जो लगभग 20 करोड़ उनके यहाँ 500 रुपए उनके खाते में पहुंचे, और आपको मालूम होगा कि हर गरीब बहन 20 करोड़ बहनों के खाते में 1500 रुपए पहुंचे हैं, और उसके माध्यम से उनका जीवन बसर हुआ है लॉकडाउन की अवस्था में। इसको भी हमको समझना चाहिए। यही नहीं, जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी विधवाएं बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी 3 महीने तक 1,000 रुपए की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी ने की है। इसको हमको समझना चाहिए। हमारे किसान भाई, उनको अप्रैल महीने में उनके खातों में 2,000 रुपए पहुंचा करके किसान का सम्मान रखा, किसान को स्वाभिमान के साथ आगे जीने की व्यवस्था दी गई, और किसान अपनी खेती को अच्छे से चला सके, इसकी व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, अभी पीछे 1 महीने पहले दूसरी किस्त भी 17,000 करोड़ रुपए निकाल करके 8 करोड़ 74 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इसको हमको समझना चाहिए। यह आंकड़े मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? यह आंकड़े आपके सामने इसलिए बता रहा हूं कि मोदी जी ने जिस तरीके से देश को मुसीबत से उभारा है, यह उड़ीसा के भोली भाली जनता को एक पूरे अच्छे तरीके से बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन सारी बातों को आगे पहुंचाएंगे। ये मेरा पूरा निवेदन है। मित्रों, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को घोषित किया, ये छोटी घटना नहीं है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ये आपदा को अवसर में बदलने का तरीका है। ये ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी में बदलने का तरीका है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, आप सब लोग इस आत्मनिर्भर पैकेज को गहराई से पढ़ करके लोगों को इसमें उपयोगिता को संभालते हुए बताने की आवश्यकता है। आप देखिए, अगर हम बात करें तो 3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ एमएसएमई, छोटे और मध्यम उद्यमियों को फिर से उनका कारोबार शुरू हो, फिर से उनका कारोबार खड़ा हो, इसके लिए लोन देने की व्यवस्था, और बहुत सरल लोन देने की व्यवस्था, और मध्यम और छोटे कारोबारों का जो नियम है और डेफिनेशन है, उसको बदल करके सरलीकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए इसमें लोन सैंक्शन भी हो गए हैं और लोन डिस्पर्स भी हो गए हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से फार्म गेट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप, और मैं समीर महंती जी से निवेदन करूंगा कि आप फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लग जाए। और ये 1 लाख करोड़ रुपए उनके गांव में कैसे खर्च हो सकता है, क्या सुविधा आ सकती है, क्या एग्रीकल्चर के लिए सुविधा आ सकती है, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस 1 लाख करोड़ रुपए को अपनी धरती पर लगाने में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तत्पर होकर के लग जाए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपके यहां क्या चाहिए? सड़क चाहिए, आपके यहां मंडी तक जाने की व्यवस्था चाहिए, आपके यहां आपके जो प्रोड्यूस है उसको फाइनल प्रोड्यूस के रूप में वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है, आपके यहां कोल्ड स्टोरेज बनने की जरूरत है, आपके यहां स्टोरेज बनने की जरूरत है। जो भी किसान की आवश्यकता है, ये 1 लाख करोड़ रुपए का उपयोग करते हुए उड़ीसा के किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वाहक बने, ये मेरा आपसे निवेदन है। इसके लिए हमको काम करना चाहिए। मित्रों, हमारे देश में गरीब 50 लाख के आसपास रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, ठेले वाला, दुकान लगाने वाला, सड़क पर दुकान लगाने वाला, ऐसे हमारे लोग 50 लाख हैं। इनको 10,000 रुपए बहुत ही सस्ता लोन, और लोन के साथ साथ ब्याज भी का व्यवस्था करने का इंतजाम है। लेकिन मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन रेड़ी वालों, फेड़ी वाला, ठेला वाला, इनसे बातचीत करके, बैंक के साथ व्यवस्था करके
इनका कारोबार फिर से चले, इसके लिए 10,000 रुपये की व्यवस्था कराने का, बैंक के साथ व्यवस्था करने में हम अपना आप एक उपयोगी उपकरण बन सके, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, जो घर चले गए, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था की गई है। और मुझे खुशी है कि उड़ीसा में गंजम जिले में, बालासोर में, बोलांगीर में और भद्रक में यह प्रधानमंत्री के रोजगार अभियान इसको चलाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कार्यकर्ताओं से कि आप जिला अधिकारियों से बातचीत करें और हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं, जो वहीं पर अपनी रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं, उनके साथ आप भी जुड़ करके उनको रोजगार दिलाने में आप अपना काम करें। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2020 को घोषणा की है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है कि यह कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है। यह भारत के स्वास्थ्य को कितना परिवर्तन करेगा, इसको हमको समझना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा, अभी यह यूटी में इसको लागू कर दिया गया है, अब प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी से मैं निवेदन करता हूं कि ये जो हेल्थ डिजिटल मिशन है, इसको भी हम आत्मसात करें और एक एक कार्यकर्ता, गरीब जनता को, अनपढ़ जनता जो है, जो बेचारी समझ नहीं सकती है, उसको भी डिजिटल मिशन के साथ जोड़ें और डिजिटल मिशन के माध्यम से उसके स्वास्थ्य की चिंता करें, ताकि वह अपने स्वास्थ्य का सारा हिस्ट्री, इतिहास, उसकी कमी, उसके स्वास्थ्य में क्या क्या कमी है, इसको जान सके और केंद्र सरकार मोदी जी के द्वारा स्वास्थ्य में जो नेशनल हेल्थ मिशन में दिया गया उपकरण है, उसका उपयोग करते हुए वो जीवन में स्वस्थ रहे, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, जब मैं कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहा हूं, तो मैं ये महसूस करता हूं कि मैं उड़ीसा के नेतृत्व के साथ बात कर रहा हूं, और इसलिए उड़ीसा के नेतृत्व से मैं निवेदन करूंगा। यहां बैठे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, यहां बैठे हैं बैजयंत पांडा जी, यहां बैठे हैं अरुण सिंह जी। हम सब लोग विद्यार्थी जीवन में शिक्षा नीति के लिए लड़ते रहे। मुझे याद है 1986 में जब शिक्षा नीति आई थी, तो हम लोगों ने देखा था कि वो बिल्कुल ढकोसला था, कुछ नहीं था। राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री के नाते वो नीति लेकर के आए थे। उसके पहले 68 में आई थी नीति, स्वास्थ्य शिक्षा नीति। शिक्षा नीति 68 और 86 में कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो 2020 में शिक्षा नीति लाए हैं, ये भारत की आने वाले समय में तस्वीर बदल देगा। इसको हमको समझना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप इस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जनता तक बताने का प्रयास करें। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे स्थानों पर लड़ करके हमने डॉक्टर्स के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया था। लोगों ने विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति से उसको लागू किया। आज आपको मालूम है उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा यह निकल रहा है कि 9 भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में और उड़िया में भी मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट होता है। और आज अंग्रेजी स्कूलों से पढ़ करके आए हुए बच्चे इस डॉक्टर नहीं बनते, उनके साथ साथ गांव से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अब डॉक्टर बन रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। यह है परिवर्तन। और नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति में बचपन से लेकर के 8वीं क्लास तक पढ़ाने की भाषा रीजनल भाषा होगी, वहां के स्थानीय भाषा होगी। आप समझिए
कि बच्चा अपनी भाषा में जब पढ़ेगा तो कितना आगे उसकी शिक्षा बढ़ेगी, इसको हमको समझना चाहिए। हमारी शिक्षा को हम लोगों ने उसमें अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई है। कोई बच्चा पैसे के अभाव में शिक्षा से महरूम न रह जाए, इसकी चिंता की गई है। एक्सेसिबिलिटी की चिंता की गई है। कोई बच्चा शिक्षा के स्कूल के अभाव के कारण स्कूल में जाना से न रहे, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से समान अधिकार, समान व्यवस्था, समान अपॉर्चुनिटी ये मिले, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और इसके साथ साथ शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा रही है। अब शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? हम बचपन में थे तो हम अंग्रेजी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, लेकिन मैथ्स में मन नहीं लगता था, लेकिन हमको मैथ्स के लेना पड़ता था। आज ये व्यवस्था हो गई है कि आप लैंग्वेज के साथ म्यूजिक ले सकते हो, लैंग्वेज के साथ आप संस्कृत भी ले सकते हो, लैंग्वेज के साथ साथ आप जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी ले सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी ये नई शिक्षा नीति देती है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग अपने समय में रट्टाफिकेशन करते थे, रटते थे, बाई हार्ट करते थे, पढ़ करके जाते थे, पूरा रट लेते थे और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के उसको लिख देते थे, जिसको हम बोलते थे उगल देते थे। वी यूज्ड टू वॉमिट व्हाटएवर वी न्यू। आज की शिक्षा नीति जो बन रही है, ये नई शिक्षा नीति में अब आपको एग्जामिनेशन जो होगा, वह एग्जामिनेशन आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। आपको कंसेप्चुअल नॉलेज कितना है इसकी चिंता की जाएगी। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस आपकी अच्छी होनी चाहिए और इसका परीक्षण होगा, और ताकि आप विद्या को ग्रहण करने के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, न कि आप रट्टा लगा करके आप पास हों, ताकि आपका जीवन में तीक्ष्ण बुद्धि बन सके और वो तीक्ष्ण बुद्धि के माध्यम से आप जीवन में आगे बढ़ सके। इसके लिए काम हो रहा है। लेकिन मेरा निवेदन है कि उड़ीसा सरकार जल्दी से टास्क फोर्स बनाए और इन सब पर काम करे, इसकी हमको जरूरत है। अब हम सिर्फ भारत के गुड सिटीजन नहीं बनाने वाले, हम ग्लोबल सिटीजन बनाने की कल्पना लेकर के चले हैं। यह मोदी जी की कल्पना है और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके माध्यम से होगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग ये जरूर कोशिश करें कि कम से कम आप तो इस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें और पढ़ने के बाद इसका नैरेटिव तय करें और इस नैरेटिव को आप आगे बढ़ाएं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तो मैं वोकल फॉर लोकल की बात भी करता हूं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि फिर चाहे वो आपका पिपली वर्क हो, फिर चाहे वो आपका ढोकरा ब्रॉन्ज का क्राफ्ट हो, फिर चाहे आपका पत्ता चित्रा आर्ट हो, और रघुराजपुरा हो में जो होता है, और जो इकट टेक्सटाइल है, इसको भी हम ग्लोबल बनाने के लिए कैसे प्रयासरत हो सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एम्बिशियस कार्यक्रम देश के लिए रखा है। लगभग 6 लाख गांवों को 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब है कि हम 6 लाख गांवों को अच्छी तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि एक अच्छा डिजिटल गांव बना सकेंगे, इसकी हमको चिंता करने की आवश्यकता है और आप इसमें ज़रूर काम करेंगे और आप इसमें अपना योगदान करेंगे, ये मैं महसूस करता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा की जो यूनिट है, उन्होंने आपदा काल में अच्छा रिलीफ काम भी किया है। लगभग 6,90,000 यानी 7 लाख के आसपास आपने किट्स बांटे हैं, राशन के किट बांटे हैं, भोजन पैकेट बांटे हैं। आपने लगभग 60,000 सैनिटाइजर्स बांटे हैं। आपने लगभग 5.5 लाख आपने मास्क बांटे हैं। आपने अच्छी रैलीज़ की हैं। अमित शाह जी ने आपकी रैली को संबोधित किया था और लगभग 33 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा यूनिट को डिजिटल बना लिया है। उसके लिए भी मैं आपको विशेष करके बधाई देना चाहता हूं और इस योगदान के लिए आपको मैं साधुवाद भी देना चाहता हूं। मित्रों, उड़ीसा के लिए मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है, आपके पास बहुत से विषय आए होंगे, लेकिन हाँ, 451 किलोमीटर की दीघा गोपालपुर तटीय राजमार्ग
लगभग 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। मित्रों, आप इस बात को समझो। मैं राजनीति में पिछले 30 साल से हूं। बैजयंत पांडा, धर्मेंद्र प्रधान जी, अरुण सिंह जी, सब लोग लंबे समय तक राजनीति में हैं। केंद्र से हमको 10 पैसे भी नहीं मिलते थे। केंद्र से हमको कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं मिलता था। आज 9,000 करोड़ रुपए राजकीय तटमार्ग के लिए 9,000 करोड़ रुपीस, ये जमीन पर ठीक ढंग से लग जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता होनी चाहिए। उसी तरीके से 290 किलोमीटर की लंबी खोरदरा रोड बोलंगीर नई लाइन जो निर्माण हो रही है, इसमें 3,791 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। आज अगर हमारे नितिन गडकरी जी जहां जाते हैं वहां रोड की घोषणा कर देते हैं और काम को आगे बढ़ाते हैं, ये छोटी घटना नहीं है, इसको हमको समझना चाहिए। नेशनल हाईवे 55 जो 60 किलोमीटर जो कटक, अंगुल, संबलपुर खंड में निर्माण हो रहा है, इसमें 4,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ये भी कोई छोटी घटना नहीं है मित्रों। हम राजनीति में लंबे समय तक हैं। 10,000 रुपए भी आ जाए, 10,000 करोड़ भी आ जाते, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़, ये हमने सुना नहीं था। हम तो खुश हो जाते थे अगर 5 करोड़ लग जाए, अगर 6 करोड़ लग जाए तो हम खुश हो जाया करते थे। आज आपके यहाँ 9,000 करोड़ रुपए, 3,500 करोड़ रुपए, 790 करोड़ रुपए, इस तरीके से आपके यहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ये हम आपको जरूर कहना चाहेंगे। लंबी लिस्ट है मेरे पास जो उड़ीसा में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। अभी समीर महंती जी उड़िया में बोल रहे थे, मैं ज़्यादा नहीं समझ पाया, लेकिन वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बात कर रहे थे। मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बारे में बता दूं कि हमारे आंकड़े अब बता रहे हैं कि लोग सारे देश से दिल्ली आते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन अब उड़ीसा के लोग आना कम हो गए हैं। वो अब अपना इलाज भुवनेश्वर में करा रहे हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, मोदी जी की देन है। इसको हमको समझना चाहिए, ये हमको समझ में आना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आप सबके साथ जो विकास के काम हुए हैं, आपके स्थानीय नेता आपको समय समय पर बताएंगे, लेकिन ये सारी बातें आपको जनता के बीच में रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं उड़ीसा सरकार से और विशेष करके नवीन बाबू से निवेदन करना चाहूंगा कि जो केंद्र की राशि भेजी जाती है, देखिए नेता वो होता है जो बड़प्पन के साथ सच्चाई को स्वीकार करे। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी आत्मनिर्भर भारत दे रहे हैं, आदरणीय मोदी जी 80 करोड़ की जनता को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपको गैस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आपको इसी तरीके से सौभाग्य योजना में बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान में ओडीएफ सारे गांवों को प्रदेश के बना दिया है। लेकिन आप अगर इन योजनाओं को अपना मुलम्मा चढ़ा करके, अपना नाम लगा करके आप अगर उसको आगे रखने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि यह राजनीतिक दृष्टि से एक दूरदृष्टि लेकर के, एक बड़ा दिल रख करके ये काम करना उचित नहीं है। ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। जिसने दिया है उसका नाम आना चाहिए, जिस सरकार ने ये काम किया है उसका नाम आना चाहिए। लेकिन मुझे बताया गया है कि नवीन बाबू और उनकी सरकार सारे कामों पर अपना मुलम्मा चढ़ाकर, मुलम्मा मतलब अपना नाम चढ़ाकर, अपना फोटो लगाकर उसको आगे रखने का प्रयास कर रहे हैं। अरे उड़ीसा की जनता जानती है कि ये काम मोदी जी का है और मोदी जी ही गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, पिछड़े लोगों के नेता हैं। उनको आगे लाने का काम उठाया है। इस बात को हमको समझना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो भारत सरकार की स्कीम है, जो धरती पर ठीक से लगने के लिए आपको जिम्मा दिया है, उसमें भ्रष्टाचार ना हो। हमारी जानकारियां हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको ठीक ढंग से लागू होना चाहिए था, वहां आपके लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो ठीक ढंग से गरीब लोगों के लिए लग जाए,
उनके अच्छे मकान बन जाएं, मजबूत मकान बने, वो उसमें अपना जीवन बसर कर सके। ये पैसे बड़े मुश्किल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप अच्छा उपकरण बने, उनको लागू करें, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। और मैं अपने कार्यकाल में तो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे दुख है कि उड़ीसा के आयुष्मान भारत को हम लागू नहीं कर पाए। 2,40,00,000 लोग हैं जो इस व्यवस्था से 5 लाख रुपए प्रति साल अपनी स्वास्थ्य की चिंता परिवार की कर सकते हैं। 2 साल गुजर गए हैं, उनको यह व्यवस्था नहीं मिली है। मेरा यह निवेदन है कि छोटा दिल छोड़िए नवीन बाबू, बड़ा दिल रखिए, आयुष्मान भारत को लागू कीजिए उड़ीसा में और 2,40,00,000 लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का मोदी जी का भेंट उनको पहुंचाइए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्यों नहीं कर रहे? आपके स्वास्थ्य की चिंता करने वाले तो बहुत लोग हैं, आपकी स्वास्थ्य की चिंता करने वाले तो उड़ीसा सरकार है, लेकिन गरीब लोग जो बेचारे अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर सकते हैं, गंभीर बीमारियों के कारण वो अपना जीवन अच्छा बसर नहीं कर सकते हैं, गंभीर बीमारियों के कारण उनका जीवन का अंत हो जाता है। आज किसी गरीब घर में कैंसर हो जाए तो वो घर बिक जाता है। और मोदी जी ने 12,74,00,000 परिवारों तक, 50 करोड़ लोगों तक ये व्यवस्था पहुंचाने का प्रयास किया है। और उड़ीसा के 2,40,00,000 लोगों को भी यह मुफ्त व्यवस्था देने का प्रयास किया है। आप इसमें रोड़ा मत बनिए, आप इसमें अड़ंगा मत बनिए, आप उनको ये देने का प्रयास कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये आपको मैं जरूर कहना चाहूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग आगे चल करके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री स्ट्रक्चर्ड टूर सभी जिलों का अगले 2 महीने में हमको करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ, हेल्थ प्रोटोकॉल निभाते हुए। उसी तरीके से जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, इन सबको जिला बांटिए और सब मंडल तक जाकर स्ट्रक्चर्ड टूर करें। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मैं समीर महंती से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को टास्क समझें, लिख लें और इसको पूरा करने के लिए काम करें। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। हम सारे जो मंडल के प्रवास करें वो कम से कम इस बात की भी चिंता करें कि हमारा शक्ति केंद्र और बूथ मजबूत हो और बूथ की वेरिफिकेशन हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, इसकी चिंता हमारे मंडल के कार्यकर्ता करें। इसको भी हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम काम को आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें और उसके लिए हम व्यवस्था करें, हम अपनी योजना बनाएं और योजन बना करके हम लोकल बॉडीज़ का चुनाव भी जीतने का प्रयास करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जीतेंगे और आने वाले समय में अगली सरकार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बननी है। 38% मत को 50% लेकर के जाना है। इसके लिए हम संकल्पना लेकर के चलें और ये योजना बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस काम को करने में कोई भी दृष्टि से आप कम नहीं हैं, आप इसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं स्क्रीन पर अपने सभी साथियों को देख रहा हूँ, सभी को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 14% से आप 38% पहुँच गए हैं। ये आपका करामात है, ये आपका पुरुषार्थ है। आप इसको अब 38% से 50% तक ले जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोगों ने आज मेरी बात सुनी, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा विश्वास लेकर के आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय भारत, जय उड़ीसा, जय जगन्नाथ। धन्यवाद माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, हमारे अध्यक्ष महोदय। आपने जो मार्ग हमें दिखाया, हम जरूर उसी मार्ग पर चलेंगे। आपका जैसे उम्मीद है उस उम्मीद पे उड़ीसा बीजेपी खड़ा उतरेगा। ये विश्वास के साथ हम आपको उड़ीसा प्रदेश की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं।
अभी हमारे बीच हमारे सह संगठन मंत्री माननीय सौदान सिंह जी उपस्थित है, उनका मैं स्वागत करता हूं। अभी ये सत्र हम समाप्त करने जा रहे हैं। उससे पहले आमर जो अष्टम राज्य कार्यकारिणी बैठक होता तार भारतीय जनता पार्टी ओडिशा प्रदेश अष्टम राज्य कार्यकारिणी बैठक गत अक्टोबर 7 तारीख 2018 भुवनेश्वर होटेल पालाइट से तत्कालीन राज्य सभापति श्री बसंत कुमार पंडा अध्यक्षतार अनुष्ठित होता। यही बैठक रे राष्ट्रीय साधारण संपादक तथा ओडिशा प्रभारी माननीय श्री अरुण सिंह जी, केंद्रीय पदाधिकारी केंद्र मंत्री मान्यवर स्मृति ईरानी, जुएल ओराम जी, धर्मेंद्र प्रधान जी तथा किसान मोर्चार केंद्रीय प्रभारी राकेश शर्मा जी एवं अनिर्बाण गांगुली जी, अमित मालव्या जी प्रमुख नेतृवृंद उपस्थित रही सदस्य मान मार्गदर्शन करते। मुख्य अतिथि श्रीमती ईरानी प्रदीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम उद्घाटन करने पर सामूहिक वंदे मातरम गान सह यह बैठक आरंभ होता। यह सहित 4 पेजर ये बैठक बरणी या भितर अच्छी आपण मानक समस्त को व्हाट्सएप बरणी जीव आम ए प्रस्ताव को समस्ते इठी ताली मारिक आम समस्ते ग्रहण करवा। आज प्रथम सत्र बैठक ये समाप्त होती। आम बर्तमान हो 12:30 आम द्वितीय सत्र हाँ बर्तमान ये कार्यक्रम धन्यवाद देवाई मु श्री राज्य साधारण संपादक श्री रवि नायक को अनुरोध करुच्ची से धन्यवाद देवे। राज्य कार्यकारिणी बैठक प्रथम सत्र सभार सभापति माननीय श्रीयुक्त समीर महांती महाशय ये सत्रर समारोह जे करिसंती राष्ट्रीय सभापति माननीय श्रीयुक्त जगत प्रकाश नड्डा जी आज राष्ट्रीय सभापति जो अभिभाषण थिला जगन्नाथ महाप्रभुंकर नाम आरंभ करी कार्यकर्ता मानकर विकास ओडिशार विभिन्न सेक्टर रे काम केंद्र सरकार सहयोग कार्यकर्ता काम एवं ओडिशा सरकार को जो दायित्व नेवा कथा से विषय नहीं विस्तृत भाव में आलोचना करिसंती। कार्यकर्ता मानक योग्यता उपयोगिता स्वीकार प्रभाव परिपक्वता जो 5 कर्म अच्छी से विषय ठार कार्यकर्ता आगामी दिन लक्ष्य रखिब तार उपरे विशेष भाव में आलोकपात करथिले एवं जो ओडिशा सरकार को पाखरे आज भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व नौसंती एससी एसटी जो माने निर्वाचित होचंती सेमान को धन्यवाद देवा सहित गरीब लोकंकर सहयोग अच्छी बोली तांकर वक्तव्य उल्लेख करथिले। विगत निर्वाचन मानकरे जो भोटर व्यवधान को नहीं आम मानकर जो कार्यशैली अच्छी कार्यकर्ता भर आरंभ कर भोटर मान को धन्यवाद देते। निश्चित भाव में ओडिशा प्रदेश में भोटर मान आद्रता भारतीय जनता पार्टी सपक्ष महामारी कोरोना परिप्रेक्षी आम कार्यकर्ता मान जो प्रकार कार्य प्रक्रिया एवं यशस्वी प्रधानमंत्री भारत नरेंद्र मोदी जी का जो प्रकार कार्य शैली सारा विश्व दरबार में आम किपरि आदृत होइछु आपण ही परिछु से दृष्टि नहीं
जो लॉकडाउन सिस्टम करा समस्ते भूयसी प्रशंसा करिथबा विषय को भी से आम मान आज उल्लेख करिसंती। गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भरशील भारत जो भितरे कोरोना टेस्टिंग 15,000 थिला ताकू 10,10,000 पर्यंत गोटे दिन जो बढ़ाइबार कार्यक्रम एवं 15,000 जो कोविड हॉस्पिटल था ताकू 2 लाख बेड रो 50,000 वेंटिलेटर एवं भारत वर्ष जो सक्षम होता 4,50,000 प्रत्येक दिन रिक्रुटमेंट को किपरि उत्पादन करा जाउछि तार ऊपर भी उल्लेख करथिले। गरीब कल्याण योजना नवेम्बर मास पर्यंत चाउल डाली ठार आरंभ करी कहब प्रत्येक जिनिस को से तांकर वक्तव्य उल्लेख करिसंती जे भारत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री गरीब मान जो व्यवस्था एवं यहाँ भूली नहांती कि आज उड़ीसा सुयोग्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की 8 कोटी जनता को उज्ज्वला योजना जो गरीब माँ मान आखि पोछी भी उल्लेख कर 22 कोटी जनधन खाता 15,000 टंका दिव्यांग बुढ़ा बुढ़ी मान को 10,000 टंका पीएम किसान कथा समस्त विषय को उल्लेख करते लोक केते प्रत्येक विषय उल्लेख कर आत्मनिर्भरशील भारत भितर 3 लाख